जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए जितना भी क्वेश्चन आता है ना मेरे भाई आपकी स्लाइड पर, हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जीडी लाइक ये भी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही बढ़िया है। यदि ये क्वेश्चन की बात करें इससे कई मतलब लेवल नीचे पूछ रहा है जीडी, ठीक है ना, तो वो को सब क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो सब जोड़ घटाव गुना भागा है मेरे भाई, ये आप लोग खुद जानते होंगे। इससे उसको करने से टाइम पास करना है नहीं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा हट कर लगे कि नहीं इसमें फार्मूला भी सीख ले या रिवीजन हो जाए। असल में बताएं तो इसका क्वेश्चन भी मैथ का कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल। मन कर रहा था नहीं कराएं, लेकिन कुछ हमारे भाई साथी बोले हैं कि करा दीजिए जीडी का तो अच्छा रहेगा, तो कोई बात नहीं, सभी को साथ में लेकर चलना है ना। तो देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए आज सेट नंबर 5 की पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। बोल रहा कि यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में मेरे भाई आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम का जो ट्रिपलेट होता है ना वो पता होना चाहिए। सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, हाइपोटेनस होता है। यही बोल रहा है कि 17 है और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, ये 15 है मेरे भाई। तो देखिए ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 15 होता है, ये 17 होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 8 होता है। ट्रिपलेट यही होता है, 15 8 17 होता है। तो अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो एरिया नाम दे दीजिए आप ए बी सी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी मेरे भाई बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। देखिए 1/2 इंटू बेस कितना है मेरे भाई, बेस इसको मान लेंगे, यही तो होगा ही, क्योंकि ये हाइट दे दिया है ऑलरेडी 15 है, ठीक है ना। तो बेस हो जाएगा 8 इंटू 15। तो यहाँ पर मेरे भाई काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया आपका, और यही से आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है और इस सवाल पर हम थोड़ा देर सोचें कि इसको डालें या नहीं डालें मेरे भाई, और फिर फाइनली इसको डिसाइड भी नहीं कुछ सिखा देते हैं। बोल क्या रहा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मेरे भाई रूल आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी नंबर हो ना वो 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करते हैं वो जो नंबर है उसके जो है जितना डिजिट है उसके एकांतर यानी अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे पहले, उसके बाद फिर क्या करेंगे, दो सम आएगा मेरे भाई, तो उन दोनों के सम को हम डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, तो वो जो डिफरेंस आएगा 11 से डिविजिबल होगा या फिर 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा ना, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। हो सकता है समझ नहीं आया जो बताना। जैसे कि अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों में से बोल रहा है कि कौन 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम देखिए ऑप्शन लेते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार ही सिखा देते हैं। जैसे ऑप्शन डी लेते हैं, 4 है 8 है 5 है 7। क्या करेंगे 11 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले जो नंबर 4 है इसके अल्टरनेट नंबर, इसके लिए 1 के बाद नंबर लेंगे, तो 4 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो कितना आ गया, तो बोलिएगा 9 आ गया, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9 आ गया, ठीक। अब देखिए मेरे भाई फिर उसके बाद ये नंबर लेंगे, इसके बाद का 8, उसके बाद इसके एक जस्ट बाद लेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के नंबर को डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे जो भी नंबर आएगा मेरे भाई वो जो यदि नंबर 11 का मल्टीपल होगा या 0 होगा या 11 से डिविजिबल होगा तो वो संख्याएं हमेशा 11 से विभाज्य होगी। अब जैसे यहाँ पर बोलिएगा कि -6 क्यों लिख दिया मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर इसलिए लिखे हैं, आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए हम यहाँ लिखे। अब देखिए यहाँ जब भी होगा ना तो बड़ा में से छोटा घटाना, उम्मीद कर मतलब हमेशा ये मतलब प्रायोरिटी देना कि बड़ा में से छोटा घटाना। तो 15 - 9 बराबर कितना आएगा मेरे भाई 6, प्लस में रखना, ठीक है ना। और यदि माइनस में आ भी जाता है तो 11 ऐड कर देना मेरे भाई, 11 देखो ऐड कर देना ना, तो 5 आ रहा, ठीक है ना। तो 5 क्या 11 से डिविजिबल है नहीं है ना, 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या मेरे भाई 11 से नहीं कटेगी। चलिए हो सकता है अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर एक ऑप्शन है और सी ऑप्शन लेके और चलते हैं।
तो ऑप्शन सी है मेरे भाई 89 62 है ना। तो अब क्या करेंगे, एकांतर का जो नंबर है उसको जोड़ेंगे, 8 और ये 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, 14 फिर 9 दो कितना आएगा मेरे भाई 11। अब इन दोनों नंबर को डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, तो जो संख्याएं आएगी मेरे भाई उसको या तो 0 होना चाहिए या 3 कम सॉरी या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 11 से डिविजिबल, ठीक है ना। वही बात है, 11 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 14 माइनस 11 की तो कितना आया 3 आया ना, क्या आया 11 का मल्टीपल है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं, तो मेरे भाई 9 है, 1 है, 6 है, 4 है, ठीक है ना। अब फिर इसका अल्टरनेट डिजिट लेंगे, इसका सम करेंगे तो 9 + 6 कितना आएगा मेरे भाई 15, फिर इसका 1 और 4 कितना आएगा मेरे भाई 5, इन दोनों का फिर डिफरेंस लेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा मेरे भाई तो 10। क्या 10 जो है 11 के मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, या 0 नहीं है, 0 भी रहेगा तो 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, 6 है मेरे भाई, 5 है, 8 है, 9। अभी क्या बोले, अल्टरनेट जो डिजिट होगा उसका सम लेना। तो इसका 6 होगा, इसका अल्टरनेट एक 8 होगा, तो 8 से कितना होगा 14। उसके बाद इस 5 का अल्टरनेट डिजिट होगा 9 मेरे भाई, 9 5 14। अब दोनों को घटाएंगे, 14 माइनस 14 क्या आ गया मेरे भाई 0। अभी क्या बताया थे कि जब भी ऐसा डिफरेंस आए मेरे भाई 0 आए या 11 का मल्टीपल आए या 11 से डिविजिबल जो संख्या आएगी वो 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया, तो मतलब ये संख्याएं मेरे भाई 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और चीज मान लेते हैं, जैसे ये है ना, ऑप्शन कौन लिए थे 4 8 5 7, एक और रहता मेरे 6 5 रहता, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या करते हैं, फिर उसी तरीके से करते हैं, जिसे कि देखिए फिर किए अल्टरनेट 4 + 5, फिर इसका अल्टरनेट कौन नंबर है 6 है, ठीक है ना। इसका अल्टरनेट को है नहीं है तो नहीं है, जोड़ लेंगे 4 5 9 6 15 15। अब इसका अल्टरनेट 8 का कितना 7, फिर 7 का अल्टरनेट 5, 8 7 15 15 5 20। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, तो बड़ा में से आप छोटा घटाइए, 20 माइनस 15 तो क्या आ रहा है मेरे भाई 5। तो ये संख्याएं क्या 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल नहीं है ना, ये 0 नहीं है ना, तो 11 से नहीं कटेगा ये संख्या, ठीक ना। इसी तरीके देखिए 2 डिजिट बढ़ा दिए और बढ़ा सकते थे, ऐसा ना कि आपको पता लगे कि 4 डिजिट का बताना है, कितना डिजिट आ जाए, बस अल्टरनेट जो डिजिट है उसको सम करना है, फिर उसके बाद अल्टरनेट डिजिट को सम करना, डिफरेंस उसके बाद में दोनों को करना, देखना 0 है या नहीं, 11 का मल्टीपल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है ना। तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। साथियों देखिए एक और सवाल आपके सामने है और देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, HCF पूछ रहा है और सिंपल है भी, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट डर के मारे भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसका HCF पता नहीं होता। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, देखिए HCF का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों नंबर में देखो मेरे भाई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे मान लिया जाए मैं 4 बोलता हूँ और 8 बोलता हूँ, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो फैक्टर हो और वो हाईएस्ट फैक्टर हो। जैसे इसको हम 4 गुने 1 कर सकते हैं, अब इसको 4 गुने 2, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, पहले कॉमन फैक्टर कौन है 4 है ना, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट यही 4 ही है मेरे भाई, है ना। ऐसे तो एक और 1 भी फैक्टर है, लेकिन ये 1 इसमें भी 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है, तो 4 इसमें, तो इसका HCF 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखो मेरे भाई जो सब में हो और कम से कम हो, ठीक है ना। जैसे कम से कम का मतलब क्या है, देखिए इसमें 2 पे पावर 3 है, इसमें 3 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 4 है, फिर 3 पे पावर 6। इन दोनों में पहले कॉमन क्या है मेरे भाई, तो बोलिएगा 2 पे पावर 3 में 2 पे पावर 4, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 पे पावर 3 तो है, फिक्स है ना, 2 पे पावर 3 है, तो लिख देंगे 2 पे पावर 3 जो दोनों में हो, ठीक है ना। और उसके बाद 3 पे पावर 5 में 3 पे पावर 6, इन दोनों में से क्या है मेरे भाई दोनों में, तो बोलिएगा 3 पे पावर 5 है, ठीक है ना, 3 पे पावर 5 हो गया, बस यही HCF आ गया, तुरंत बन गया ना। कोई ऑप्शन है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 5, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि दोनों में जो भी हो मेरे भाई कॉमन हो, ठीक है ना।
अब जिसे 2 पे पावर 3 इसमें भी, 2 पे पावर 3 इसमें भी। अब 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 6, इसमें 3 पे पावर 5 है, इसमें भी 3 पे पावर 5 है ना। तो बस वो लिख देना, हो गया HCF, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि p माइनस क्यू बराबर 9 तथा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है, 127 है, तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आ गया है, आप चाहें तो इसको वैल्यू पुट कर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा मेरे भाई दिक्कत हो रहा है। p माइनस क्यू का अंतर जो है 9 है, बहुत ज़्यादा है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम पहले इसको जो है ना हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 के, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा बराबर 81। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 127 है, माइनस 2pq बराबर 81 है, ठीक है ना। तो इधर ले आएंगे मेरे भाई, 2pq बराबर हो जाएगा, नहीं तो इधर, ठीक है रहने दियो, 19 घटाएंगे 127 में से 81 कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका 46 आ जाएगा। 46 उधर चला जाएगा, ये 2pq मेरे भाई, तो pq बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा था pq का मान क्या होगा। यहाँ पर बैठाने से भी शायद वैल्यू जो है ना नहीं आएगा, आप जाकर देखिए, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कितना भी वैल्यू पुट कर लीजिए नहीं बैठेगा, ठीक है ना एग्जैक्ट, और फार्मूला के माध्यम से ही उसको लाना पड़ेगा, जैसा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू चाहकर भी पुट नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई 100% धनराशि होगी, ठीक है ना, 100%, तो 100 यानी 5 वर्ष और 13%, मतलब 65% का वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई आपके सामने 2275। तो 100% का मान पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल यही होता है, प्रिंसिपल जनरली 100% मान कर चलते हैं। तो 100% का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2275 बटे 65 इंटू 100 करेंगे। तो देखिए ये कट जाएगा, 13 पचे 65, 5 चौका 20, 2 पच पचे 25, 2 पच पचे 25, ये 33 39, 13 पचे 65, तो 35 गुने 100 मेरे भाई 3500 रुपया आ रहा प्रिंसिपल के रूप में, जो कि 100% आप माने थे, 100% का वैल्यू यही आ गया, ठीक है ना। नहीं तो आप ये भी मान सकते हैं, इस तरीके से फार्मूला जो होता है SI का होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए तो 2275 बराबर P मान लिए इंटू 5 इंटू 13 अपॉन 100, चीजें वही आ रहा है, 2275 गुने 100 बटे 65 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल हम सेट नंबर 3 में भी कर चुके हैं, फिर से आ गया, लेकिन सवाल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि कुर्सी को 11 रुपये छूट के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है, तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, देखिए कुर्सी का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है मेरे भाई x है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलिएगा x का 110 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है, मतलब मेरे भाई 11x बटे 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये मार्क प्राइस। लेकिन बोल रहा है कुर्सी को 11 रुपये छूट देने के बाद 132 रुपये में बेचा जाता, तो छूट जो भी देगा मेरे भाई किस पर देगा, मार्क प्राइस पे देगा, कॉस्ट प्राइस पे तो देगा नहीं। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी छूट देने की बात आती है ना, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे नहीं बल्कि मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और 99.9% केस में ये करना है मेरे भाई। समझ नहीं आएगा तो मार्क प्राइस पे देना, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही छूट दिया जाता है। तो देखिए मार्क प्राइस 11x बटे कितना है 10 है, इस पर कितना छूट दे रहे हैं मेरे भाई, 11 रुपये की छूट देते हैं, उसके बाद बेचते हैं कितना 132। अब देखिए फाइनली मेरे भाई हम सेलिंग प्राइस कितना कर रहे हैं, 132 में कर रहे हैं ना, ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ से निकाल लेंगे 11x बटे 10 बराबर 143 होगा। अब 11 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा मेरे भाई, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 130 आया।
फाइनली ये करने का मेरा पर्पस था कि कॉस्ट प्राइस निकालना, जो कि एक्स का मान को निकल गया, 130 आ गया मेरे भाई। ये क्या आया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस कितना, 132 था। तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा इसका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 2 का है। प्रॉफिट किसके अथी निकलता है रिस्पेक्ट में, तो कॉस्ट प्राइस के। ऐसे भी नीचे वैल्यू रखते हैं, छोटा वैल्यू कॉस्ट प्राइस, लाभ जब भी होता है तो छोटा वाला वैल्यू नीचे रखते हैं। तो 130 इंटू 100 कर देंगे मेरे भाई, 1 0 खत्म, तो 20/13 आ रहा, ठीक है ना। 20/13 का मतलब 13 कम 13, 7 13 25, 65, 5 तृतीया 39, 1.53% जो है मेरे भाई उसको लाभ हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था। बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल ठीक मिलता जुलता है मेरे भाई ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन जो होता है। बोल रहा है कि 2 लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। बस वही ट्रेन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पुल है मेरे भाई, एक छोर इधर है, दूसरा छोर इधर है। एक से दूसरे छोर के बीच की लंबाई जो है वो है 900 मीटर, ठीक है ना। और एक व्यक्ति इधर से जाता है, मान लेते हैं ए और बी, ए से बी की ओर जाता है और बी जो है ए की ओर आता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई कितने समय में मिलेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, बस एक ही फार्मूला रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखिए समय यही पूछ रहा है कितना समय के बाद मिलेंगे। अब यहाँ पे स्पीड जो है मीटर प्रति मिनट में है, डिस्टेंस भी मीटर में है, टाइम भी यहाँ आंसर दिया है मिनट में, तो कुछ चेंज नहीं करना है हमको, ठीक है ना। तो समय बराबर दूरी, दूरी के स्थान पे लेंगे ये टोटल डिस्टेंस मेरे भाई 900 बटे चाल। अब देखिए विपरीत दिशा में चल रहा है दोनों, तो दोनों का रिलेटिव चाल जो है जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 + 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। यदि इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा मेरे भाई, 50 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज करना है नहीं, ये मीटर में है और ये मीटर प्रति मिनट में है, ठीक है ना। तो मीटर मीटर खत्म, मिनट बच जाएगा, तो 50 मिनट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आता है तो यूनिट देख लेना है सही है या नहीं, सब एक जैसा है कि नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में है या नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में है या नहीं, नहीं रहेगा तो उसको बदलना पड़ेगा। और आंसर जिस फॉर्म में रहेगा मेरे भाई उसी फॉर्म में लाकर देना है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में कर सकती है, और सोनिया जो है ना उसी काम को 180 दिनों में कर सकती है। यदि वे तीनों मिलकर एक काम करें और उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाए, तो पूछ रहा हूँ अंजलि का हिस्सा कितना होगा। तो मेरे भाई जो मैं चीज़ें अभी बोलने वाला हूँ, जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। जब भी दिन दिया रहे ना मेरे भाई और मजदूरी दिया रहे, तो जो मजदूरी होता है ना मेरे भाई उसके दिन के व्युत्क्रमानुपाती में बढ़ता है, ठीक है ना। दिन के व्युत्क्रमानुपाती में जो भी मजदूरी होता है वो बढ़ता है। या तो फिर दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, तो जो भी इसका इफिशियंसी होगा, जितना भी व्यक्ति रहेगा उस इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ जाएगा, यानी उसी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा मजदूरी। इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है ना। अभी क्या बोले, जितना टाइम रहेगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब व्युत्क्रमानुपाती में बढ़ेगा मेरे भाई मजदूरी। या फिर डायरेक्ट ये बोले कि उसका जो इफिशियंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। एक ही बात है ना, बस घुमाकर बोल दिया गया। कभी कभी इफिशियंसी दे देगा। तो देखिए सीमा नाम की लड़की है, दूसरी जो है अंजलि है, और तीसरी मेरे भाई सोनिया है, ठीक है ना। ये जो है तीनों काम को करने में कितना लेती है, 120 दिन लेती है, 144 दिन लेती है और 180 दिन। तो अभी क्या बोले, जो भी टाइम होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में मजदूरी बढ़ता है। मजदूरी 3300 है ना, 3300 रखेंगे अभी पहले मजदूरी ध्यान में, ठीक है ना। अब देखिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/120। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/144। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, ठीक है ना, 1/180। अब इसको हमको फ्रैक्शन में आ गया, इसको हमको लाना है मेरे भाई, फ्रैक्शन हटाना है, ठीक है ना। तो एकदम होल नंबर में लाना है। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो जाएगा तो फिर फ्रैक्शन। तो इसका एलसीएम होगा मेरे भाई 720, शायद 720 ही होगा, ठीक है ना, 720 होगा।
क्योंकि 360 नहीं होगा, 360 से कटेगा भी नहीं, या फिर कोई ऐसा संख्या ले लीजिएगा जिससे सभी कटे, तो इसका एलसीएम से ही तो कटता है ना सभी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा बस। अब देखिए ये 6 5 4 आ गया है ना, तो अब इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का आ गया, तो यही रेशियो में मेरे भाई बटेगा आपका जो मजदूरी है ना वो। तो 6 5 11 4 15, 15 बराबर मेरे भाई 3300 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा अंजलि का हिस्सा, अंजलि का हिस्सा यही है ना 5, तो एक बराबर क्या होगा मेरे भाई 15 दूना 30, 15 दूना 30 220, तो 5 बराबर कितना होगा मेरे भाई 110, 1100 रुपया आ जाएगा अंजलि का हिस्सा। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता देते हैं, जो टाइम रहेगा मेरे भाई उसके व्युत्क्रमानुपात में बटेगा मजदूरी, ठीक है ना। अब व्युत्क्रमानुपात इसका लाए तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन से निकलने के लिए हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन से निकल गए, ठीक है ना। नहीं तो जो इफिशियंसी दिया रहेगा इसका असल में तो इसका उल्टा इफिशियंसी तो है ना, टाइम का उल्टा तो इफिशियंसी होता है मेरे भाई। जैसे ये 3:4 आता तो इफिशियंसी क्या कर देते हैं, इसका जस्ट रिवर्स 4:3 है ना। तो इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बटेगा और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बटेगा। लिख लेना मेरे भाई, बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है ना।